नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो जो हम रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट सेकंड जो पढ़ा रहे थे, आज उसका लास्ट क्लास है। अब इस क्लास में हम मिक्स टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसमें जो पहला टॉपिक है आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, डिजाइन मतलब क्या होता है? यानी ब्लूप्रिंट। अब एक चीज़ याद रखो, ब्लूप्रिंट क्या होता है। पहले हम समझेंगे रिसर्च प्लान क्या होता है। रिसर्च प्लान जब क्या होता है, जब किसी विचार को आप अपने माइंड में रखते हो, जब किसी विचार को आप अपने दिमाग में रखते हो, तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को रिसर्च प्लान कहेंगे। मतलब रफ आइडिया वो होता है। जब आप किसी रिसर्च को क्या करते हो, दिमाग में प्लान करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिसर्च प्लान या रफ आइडिया कहते हैं। अब उसी आइडिया को यानी उस रफ आइडिया को क्या करो, आप किसी पेज पे इम्प्लीमेंट यानी उसको बना देते हो, तो उसी को क्या कहते हैं? रिसर्च डिजाइन कहते हैं। एक उदाहरण लो, घर का नक्शा। जब घर का नक्शा सबसे पहले आप क्या करोगे, दिमाग में रखोगे ना कि रिसर्च मतलब जब आप घर का नक्शा बनाते हो तो सबसे पहले कहाँ बनता है वो नक्शा? दिमाग में बनता है, क्योंकि दिमाग ही बताता है आपको कि कौन सा पिलर कहाँ पे होगा, कौन सा रूम मतलब गेस्ट रूम होगा, कौन सा मास्टर रूम होगा, ये चीज़ बताया जाता है। कहाँ पे सीढ़ी होगी, कहाँ पे खिड़की होगा, तो दिमाग में ही तो सबसे पहले बनेगा। तो इसी को क्या कहेंगे हम? रिसर्च प्लान कहेंगे। अब इसी दिमाग में से जो प्लान आप बनाए हो, अब उसको किसी कागज पे इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो उसी को क्या कहेंगे? डिजाइन कहते हैं, रिसर्च डिजाइन। तो सबसे पहले हम रिसर्च प्लान को समझते हैं। जब आप किसी रिसर्च शोध को क्या करते हो, दिमाग में प्लान करते हो, तो उसे रिसर्च प्लान कहते हैं, अर्थात वो रफ आइडिया होता है। ठीक। लेकिन रिसर्च डिजाइन क्या होता है? जब शोधकर्ता रफ आइडिया को किसी कॉपी या किसी चीज़ पे बना देता है, इम्प्लीमेंट कर देता है, तो उसी को रिसर्च डिजाइन कहते हैं। जैसे घर का नक्शा, एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब ये क्या करता है, ये जो रिसर्च डिजाइन होता है वो ब्लूप्रिंट होता है। शोधकर्ता को क्या करता है? नेविगेट यानी दिखाने का कार्य करता है, यार रास्ता दिखाने का कार्य करता है, मतलब एक गाइड के तौर पे कार्य करता है। ये चीज़ समझ आ गई। यह क्या होता है रिसर्च डिजाइन? यह एक ऐसी स्थिति है उत्पन्न होने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिया जाता है। क्या होता है रिसर्च डिजाइन में? आप कोई गलती किए हो, रिसर्च मतलब कागज पे कोई भी आप प्लान बनाए हो, तो उसको क्या कहते हैं? सुधारा जा सकता है। लेकिन जब वास्तव में वो चीज़ हो चुका है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन रिसर्च डिजाइन में उसको सुधारा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शोध करने की जो रिसर्च डिजाइन होता है वो शोध करने की पूरी योजना या खाका होती है, मतलब ब्लूप्रिंट होता है। किसी भी शोध को शुरू करने से पहले हम यह तय करते हैं कि हमें किस विषय पर शोध करना है। रिसर्च डिजाइन क्या क्या बताता है, ये ध्यान रखिएगा। हमें किस विषय पर शोध करना है, डेटा कैसे इकट्ठा करना है, किस विधि से उसका विश्लेषण करेंगे और परिणाम कैसे प्रस्तुत करेंगे। इस पूरी योजना को क्या कहते हैं? रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। रिसर्च डिजाइन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, अन्वेषणात्मक रूपरेखा। ये ध्यान रखना, अन्वेषणात्मक में क्या होता है? जब विषय आपका नया हो, मतलब कंप्लीटली नया हो, या पहले से कोई ज़्यादा जानकारी ही ना हो, तो उस पर खोजबीन करना, वही क्या कहलाता है? अन्वेषणात्मक रूपरेखा या एक्सप्लोरेटरी डिजाइन कहते हैं। जब आपका विषय नया हो या उस विषय पे मतलब कोई समस्या पे, उस समस्या के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी ही ना हो आपको, तो उसी को क्या कहते हैं? खोजबीन। उसके लिए क्या किया जाता है? खोजबीन किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। एक्सप्लोर मतलब कोई नया जानकारी इकट्ठा करना, कोई नई बातें सामने लाना, ठीक, ज्ञान पैदा करना, उसी को क्या कहते हैं? एक्सप्लोर करना। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव आपका क्या होता है, ये ध्यान रखना। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन क्या होता है? जब किसी स्थिति, तथ्य या व्यवहार का विस्तार से वर्णन, ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, विस्तार से वर्णन। यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है? खोजबीन, मतलब नए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक्सप्लोरेटरी में होता है नए ज्ञान की खोज करना, और जो डिस्क्रिप्टिव में होता है, ध्यान रखिएगा, विस्तार, ये ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है कि जब कारण और परिणाम, देखिए ये कीवर्ड है, कारण और परिणाम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉज और इफेक्ट है, ये ध्यान रखना। को परखना, कारण और परिणाम को परखना, तो उसे ही क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है इसका, डायग्नोस्टिक डिजाइन यानी व्याख्यात्मक रूपरेखा। जब यह समझना हो कि कोई घटना क्यों होती है, तो डायग्नोस्टिक मतलब कारण को समझना। डायग्नोस जैसे आप किसी को कोई बीमारी हुआ, या कोई बच्चा कोई कॉन्सेप्ट को समझने में कठिनाई आ रही है, तो उस कठिनाई का पता लगाना ही क्या कहलाता है? डायग्नोस कहलाता है। जैसे आप मतलब किसी को बीमारी हुआ है, तो उस बीमारी का जो कारण होता है उसको पता लगाना ही क्या कहलाता है? उसमें सुधार करना। मतलब लेकिन कारण का यहाँ पे पता लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी को क्या कहते हैं? डायग्नोस करना।
डायग्नोस्टिक डिजाइन, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है शेड्यूल। शेड्यूल में क्या होता है, ये इसको हिंदी में कहते हैं अनुसूची। ध्यान से समझना, शेड्यूल और प्रश्नावली, मतलब अनुसूची और प्रश्नावली में थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। शेड्यूल क्या होता है, यह भी प्रश्नों की एक सूची है, ठीक। शेड्यूल एक प्रश्नों की सूची होती है, मतलब अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है, जिसमें शोधकर्ता क्या होता है कि प्रत्येक उत्तरदाता से मिलके उनसे प्रश्न को क्लियर करता है और फिर उनसे उत्तर लेकर शोधकर्ता खुद फिल करता है उस उत्तर का। जैसे मान लो यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन पेपर है, ठीक। मान लो ये बड़ा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ये पहला है आपका क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा प्रश्न है। ये पहले प्रश्न जो अनुसूची होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे प्रश्नों की क्रमबद्ध सूची होती है। यहाँ पे ये प्रश्न है 1 2 3। अब इसका जो उत्तर होगा, ये आंसर है, मान लो नीले कलर का, तो ये नीले कलर का जो आंसर है, इसको आंसर को फिल कौन करेगा, तो ये ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लो ये शोधकर्ता है, ये शोधकर्ता अपने हाथ में क्या क्या है, प्रश्नों की एक सूची लिया है, ठीक। ये क्या है, ये उत्तरदाता है, ये उत्तरदाता है। अब शोधकर्ता उत्तरदाता के पास जाता है, मतलब जो उसके प्रश्नों का जो ये प्रश्न जो है, इसके उत्तर जो देगा उसको क्या कहते हैं, उत्तरदाता, ठीक। अब उस शोधकर्ता क्या करता है, उत्तरदाता के पास जाता है। अब उत्तरदाता से क्या करता है, प्रश्न पूछता है। उस प्रश्न के उत्तरदाता द्वारा जो भी उत्तर दिया जाता है, तो शोधकर्ता क्या करता है, उसको प्रश्नों की यहाँ पे सूची में फिल करता है। शोधकर्ता खुद यहाँ पे फिल करेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन पहले अनुसूची को समझो, फिर उसके बाद अंतर उसके बाद समझा रहा है। अब इसके बाद आते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होता है कि अनुसूची की तरह भी प्रश्नावली भी क्या है, एक प्रश्नों की क्रमबद्ध सूची है, ठीक। अनुसूची भी आपकी प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची थी, प्रश्नावली भी क्या है, आपकी क्रमबद्ध सूची है प्रश्नों की। लेकिन अनुसूची में शोधकर्ता उत्तर स्वयं भरता था उत्तरदाता से पूछ के, लेकिन प्रश्नावली में क्या होता है कि जो शोधकर्ता होता है वो उत्तरदाता को प्रश्नों की एक सूची को दे देता है, और फिर जो उत्तरदाता होता है उसको खुद स्वयं भरते हैं। जैसे आपके जो एग्जाम हॉल में होता है, वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट जब पेपर देता है तो क्या होता है, वहाँ पे प्रश्नों की एक सूची मिल जाती है आपको, और जो परीक्षार्थी होता है, मतलब जो स्टूडेंट होता है, वो प्रश्नों को उत्तर एक कॉपी में लिखते हैं सारा। अब उसी को क्या कहेंगे, प्रश्नावली कहेंगे, ठीक। लेकिन अनुसूची में क्या होता है, इंटरव्यू जैसे होता है। इंटरव्यू जैसे मान लो एक इंटरव्यू ही ले लो आप, इंटरव्यू में क्या होता है, शोधकर्ता जाता है, आपके सभी प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं और उसको क्या किया जाता है, उसको मतलब वो उत्तर वहाँ पे लिखा जाता है कि आप किस में कौन सा जवाब दे रहे हो, तो उसी को क्या कहेंगे, अनुसूची कहेंगे। लेकिन प्रश्नावली में शोधकर्ता न भर के जो उत्तरदाता होता है वो फिल करता है उत्तर, ये ध्यान रखना। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है, इसमें प्रश्नों के एक प्रपत्र या पेज पर छपवाया जाता है, ठीक। इतना तो समझ गए। तथा यह फॉर्म व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, मतलब आप उसके संपर्क में जाएं, या डाक द्वारा क्या किया जाता है, सूचनादाता के या प्रतिभागी के पास भेजा जाता है, और सूचनादाता इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं भरकर, यहाँ ध्यान रखिएगा, उत्तरदाता जो होता है, सूचनादाता उत्तर स्वयं भरता है, तो उसी को और शोधकर्ता को वापस भेज देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रश्नावली। जो प्रश्नावली होता है अधिकतर डाक के माध्यम से भेजा जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाक प्रश्नावली कहते हैं। अधिकतर प्रश्नावली डाक के माध्यम से ही भेजा जाता है, इसीलिए इसे डाक प्रश्नावली भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें अंतर समझो आप, प्रश्नावली और अनुसूची में। यहाँ पे एक कीवर्ड लिखते हैं थोड़ा सा, ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली, यहाँ अनुसूची, ये ध्यान रखना। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नों की एक सूची है, प्रश्नों की सूची। यहाँ पे अनुसूची क्या है, वो भी प्रश्नों की एक सूची है। लेकिन यहाँ पे जो शोधकर्ता होगा, वो क्या है, हर एक उत्तरदाता के पास जाता है और प्रश्न उनसे पूछता है, जो भी वो प्रश्नों की सूची है उसमें से प्रश्न पूछता है और उनको उत्तरदाता स्वयं भरता है, ठीक। ये ध्यान रखना। जैसे जनगणना होता है आपका, जनगणना में क्या होता है, सर्वे करने के लोग के लिए लोग जो आते हैं आपके घर, वो खुद पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, कौन से लोग हैं, ये ध्यान रखें, कितने लोग हैं और आपके घर क्या साधन है, ये चीज़ क्या होता है,
वो क्या होते हैं, वो जो जनगणना करने वाले लोग होते हैं वो खुद भरते हैं, तो वो क्या होता है, शोधकर्ता हुआ आपके लिए उस टाइम। अब प्रश्नावली में क्या होता है, जब आप परीक्षार्थी कोई मतलब कोई परीक्षा देता है तो वहाँ पे जो प्रश्नों की एक सूची मिल गई है, तो शोध उत्तरदाता खुद फिल वहाँ पे करता है। यहाँ शोधकर्ता स्वयं भरता, प्रश्नों का जो उत्तर है स्वयं भरता। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न के उत्तर देंगे वो कौन देगा, यहाँ पे प्रतिभागी, या क्या कहते हैं उसको, या उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रतिभागी यानी सूचनादाता, ये ध्यान रखना, या उत्तरदाता उसको कहते हैं, सूचनादाता या उत्तरदाता, जो उत्तर देने वाला तो उसी को उत्तरदाता कहते हैं। तो यही कीवर्ड है, ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग, अब अनुसूची में शोधकर्ता हर एक व्यक्ति के पास जाएगा तो समय क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, श्रम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन प्रश्नावली में क्या होता है, यहाँ पे हर किसी के पास नहीं जाना, यहाँ डाक के माध्यम से भेज दिया जा रहा है, तो यहाँ पे समय कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, श्रम भी कम लगेगा। ये डिफरेंस होता है थोड़ा। आप लोग मतलब एक व्यापक सोच आप रखो थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लो, जैसे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, तो मान लो हम प्रश्नावली का मतलब वो डेफिनेशन पढ़ा दिए हैं, लेकिन जो पेपर में कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा सा, तो जब आपको पता रहेगा कि मतलब डेफिनेशन यही होता है, तो आप खुद थोड़ा सा सोचोगे कि नहीं ऐसे होगा तो ऐसे होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अंतर यहाँ पे आप देखते हैं, जो पहला होता है सूचनादाता से संपर्क है। प्रश्नावली में क्या होता है, सूचनादाता उत्तर जो शोधकर्ता होता है, क्या वो सूचनादाता से संपर्क कर पाएगा, मिनिमम संपर्क होता है उसका, ठीक, ये ध्यान रखना। या अप्रत्यक्ष, जो प्रश्नावली में जो संपर्क होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन अनुसूची में शोधकर्ता स्वयं क्या देता है, सूचना दाता के पास जाता है, इसलिए वहाँ पे प्रत्यक्ष संपर्क होगा, ये ध्यान रखना। प्रयोग करने का ढंग क्या है, तो यहाँ पे जो सूचना दाता है वो स्वयं भरते हैं, जो प्रश्नों की एक सूची होती है उसको सूचना दाता स्वयं भरते हैं, लेकिन अनुसूची में शोधकर्ता स्वयं भरता है, ये कीवर्ड है इसका। अब ध्यान रखो, जो अध्ययन का क्षेत्र है वो प्रश्नावली में कैसा होगा, व्यापक। क्यों, क्योंकि डाक के माध्यम से दूर दूर तक क्या किया जाता है, भेजा जा सकता है प्रश्नों की सूची को। लेकिन अनुसूची में क्या होता है कि शोधकर्ता को खुद लेके जाना पड़ता है, तो इसलिए इसका प्रयोग जो होता है, इसका जो क्षेत्र होगा वो सीमित हो जाएगा, क्योंकि अकेले व्यक्ति कहाँ कहाँ तक जा पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सार्वभौमिकता क्या होगा, यहाँ पे जो होता है, जो प्रश्नावली होता है वो केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे सूचनादाता स्वयं फिल कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका शिक्षित होना जरूरी है, मतलब पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना जरूरी है। लेकिन जो अनुसूची होता है वो शिक्षित है प्लस मतलब अशिक्षित है, दोनों व्यक्तियों के लिए होता है, मोस्टली अशिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ शोधकर्ता सभी प्रश्नों को क्लियर कर देता है, मतलब स्पष्ट रूप से बताता है। लेकिन प्रश्नावली में क्योंकि वहाँ शोधकर्ता उपस्थित नहीं है, तो जब उपस्थित नहीं है तो आपके प्रश्न अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डाउट है तो आप किससे पूछोगे, तो क्या होता है, प्रश्नावली जो अस्पष्ट होता है, लेकिन अनुसूची में कोई मतलब इस मतलब वो नहीं क्या होते हैं, क्लियर होता है, मतलब वो हमेशा क्लियर होता है। लेकिन जो प्रश्नावली होता है वो अस्पष्ट होता है, प्रश्नावली स्पष्ट होता है, ये ध्यान रखना। आंकड़ों की विश्वसनीयता कैसी होगी, जब यहाँ पे शोधकर्ता प्रश्नावली में शोधकर्ता उपस्थित ही नहीं है तो विश्वसनीयता कम होती है। लेकिन ध्यान रखना, अनुसूची में शोधकर्ता उपस्थित होता है तो वहाँ पे विश्वसनीयता अधिक होगी, ये ध्यान रखना। इसका लेख कैसा होता है, लेख क्या होता है, प्रश्न, जो प्रश्न आप बनाए हैं, प्रश्नों की एक सूची बनाए, अगर प्रश्नावली में है तो ध्यान रखा अस्पष्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे शोधकर्ता उपस्थित नहीं है। लेकिन अनुसूची में क्या होता है कि जो प्रश्नों की सूची है वहाँ पे शोधकर्ता उपस्थित है, अगर किसी प्रश्न में आपको क्लियर नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है, तो आप शोधकर्ता आपको वहाँ पे क्लियर कर देगा, मतलब स्पष्ट रूप से वो प्रश्नों का मतलब क्लियरिटी कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अस्पष्ट होगा, ये स्पष्ट होगा। प्रत्युत्तर क्या होता है, मतलब उत्तर कौन देगा, यहाँ पे उत्तर कौन देगा, यहाँ पे कम होता है। क्यों, ध्यान रखो, जब शोधकर्ता उपस्थित नहीं है प्रश्नावली में तो कोई भी प्रश्न अस्पष्ट है तो यहाँ पे उत्तर दे या ना दे, क्योंकि वहाँ पे आपको सूचनादाता के अगर मन करेगा वहाँ पे उत्तर देगा उस प्रश्न का, अगर मन नहीं करेगा तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर आपको अधिक मिलेंगे, क्योंकि आप हर एक प्रश्न पूछ के आप उससे क्या करोगे, शोधकर्ता स्वयं लिख लेगा, तो वहाँ पे हर एक प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और आप खुद लिखेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। समय धन श्रम क्या होगा, प्रश्नावली में क्या होता है,
दूर दूर तक डाक के माध्यम से भेजा जा सकता, समय भी कम लगेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ कम लगेगा। लेकिन अनुसूची में शोधकर्ता जो अकेले होता है, हर एक व्यक्ति से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे समय क्या होगा, समय, धन और श्रम तीनों अधिक लगेंगे। यहाँ पे उत्तर देने की स्वतंत्रता कैसी है, ये ध्यान रखिए। मान लो प्रश्नावली में क्या होता है, अधिक होता है। मान लो प्रश्नावली में क्या है, आपको जितना जो मन वो उत्तर दो। लेकिन यहाँ पे जो अनुसूची में होता है, शोधकर्ता उपस्थित होता है, वो आपको एक लिमिट तक पूछेगा कि ये इस प्रश्न का उत्तर दो, और आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो कुछ लिमिट तक ही लिखेगा उस बात को। तो इसलिए यहाँ उत्तर देने की स्वतंत्रता कम होगी, लेकिन प्रश्नावली में अधिक होती। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डिफरेंस। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आप प्रश्नावली और अनुसूची आप को क्लियर हो गया। उसके पहले रिसर्च डिजाइन था, तो रिसर्च डिजाइन, आपको प्रश्नावली, अनुसूची, ये 3 टॉपिक क्लियर। अब चौथा टॉपिक आपका है अवलोकन। अवलोकन क्या होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन होता है आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन में 3 टाइप होते हैं, मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट, और वो अर्ध सहभागी, मतलब ये सेमी पार्टिसिपेशन कहेंगे जिसे। ये ध्यान रखना। अवलोकन क्या होता है, अवलोकन का प्रयोग उस सामाजिक व्यवहार, मतलब किसी घटना, किसी परिस्थिति के लिए किया जाता है जिन्हें हम अपनी आंखों से सिर्फ देखते हैं। यह एक विश्वसनीय विधि मानी जाती है, क्योंकि अवलोकन में प्रत्यक्ष रूप से देखकर विश्वास किया जाता है। आप जो चीज़ आंखों से देख रहे हो और उस पर निगरानी, जैसे कैमरा आपके घर में लगा, वो क्या कह रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक, तो उसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे टीचर और क्लासरूम में एक टीचर है, तो जो टीचर होता है वो आपका क्या ऑब्जर्वेशन करता है, किसका, बच्चों का, कि कोई बच्चा शोर नहीं कर रहा है, सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, मतलब हर एक चीज़ का अवलोकन करना। अवलोकन मतलब आप आंखों से देखो और ठीक उसी तरह उसको विश्वास करो, आप उसमें कोई मतलब परिवर्तन नहीं करना है, उसमें अवलोकन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो चीज़ जैसा है उसको उसी तरह ऑब्जर्व करो। ये चीज़, मान लो कोई घटना घट गई है, ठीक, जैसे सड़क पे कोई गिर गया, ये घटना हो गई, ठीक, आप उस चीज़ को देखो सिर्फ, उसमें कोई परिवर्तन मत करो। उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप आंखों से देखें तो तभी विश्वास भी करेंगे। अब जो आंखों से देखें, सिर्फ उसको देखो कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसी को क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू क्या होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब क्या होता है, 2 व्यक्ति बैठेंगे आमने सामने, एक सूचनादाता, एक क्या होता है, मतलब सूचनादाता या उत्तरदाता, ठीक, और एक शोधकर्ता। तो 2 व्यक्ति आमने सामने बैठ के एक दूसरे मतलब जानकारी प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार वह पद्धति है जिसमें हम सूचनादाता के सामने बैठकर बातचीत के द्वारा या बातचीत के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, साक्षात्कार या इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, 2 व्यक्ति जो आपस में बैठेंगे तो उनमें बातचीत होगा, तो जो बातचीत होगा उससे जानकारियाँ मिलती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी या इसी को किस नाम से, वन केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन या एकल विषय अध्ययन, ये ध्यान रखना आप लोग। तो केस स्टडी क्या होता है, किसी भी एक सामाजिक इकाई, जैसे चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समिति हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे समूह हो, चाहे घटना हो, चाहे राष्ट्र हो, मतलब हम यहाँ पे एक चीज़ लेते हैं सिर्फ, किसी भी व्यक्ति का विस्तृत और गहन अध्ययन, उसी को क्या कहते हैं, केस। एक एग्जाम्पल लो, मान लो कोई व्यक्ति सुसाइड कर लिया है, ठीक, मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति को सुसाइड कराते हैं, ठीक, ये व्यक्ति क्या होगा, सुसाइड कर लिया। अब जो पुलिस आई या सीबीआई, जो भी, जिसे भी बोलो आप, मतलब पुलिस, ये ध्यान रखना, जो भी पुलिस आ रही है, सीबीआई नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, जो भी पुलिस आई है, ठीक, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं। अब इस सुसाइड के पीछे का जो भी कारण होगा, इस व्यक्ति का पूरा विशेष मतलब गहन अध्ययन, विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, वन केस स्टडी, मतलब केस का स्टडी करना है। कोई मान लो टॉपिक है, कोई भी समस्या है, तो समस्या के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन यानी गहन अध्ययन, उसी को क्या कहेंगे, केस स्टडी, सिर्फ एक ही व्यक्ति पे। यहाँ पे इसका कीवर्ड लिख लो, इन डेप्थ स्टडी। इन डेप्थ मतलब होता है कुछ मतलब गहराई से, एकदम गहराई से गहराई, उसका अध्ययन करना, उसी को क्या कहते हैं, केस स्टडी या वन केस स्टडी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी भी समस्या के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
सर्वप्रथम कौन प्रयोग किया था? तो स्पेंसर ने प्रयोग किया था। लेकिन व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग कौन किया था? तो चार्ल्स लिपले। ये ध्यान रखना, इसका नाम चार्ल्स लिपले का। तो ध्यान रखो, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो स्पेंसर ने। लेकिन उसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से किसने प्रयोग किया? तो लिपले ने, चार्ल्स लिपले। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले हम कच्चे तथ्य यानी रॉ डेटा को एकत्रित करेंगे, ठीक, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे, मतलब एनालिसिस करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है? एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं या निकालते हैं। मान लो कोई, मतलब एक आप पूरा पेज पढ़े, ठीक, वो रॉ डेटा हो गया। अब उसमें से जो भी कहते हैं ना कीवर्ड निकालो, या पूरा मतलब जो जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप एक पेज पे लिख लो, क्योंकि वो पूरा पेज आप बार बार नहीं पढ़ोगे। उस पेज में से जो भी कीवर्ड है, ठीक, उस कीवर्ड को निकाल के आप उसको मीनिंगफुल बना दो अपने मतलब नोट्स को। तो उसको क्या कहते हैं? ऑपरेशनलाइजेशन। सबसे पहले कच्चे तथ्य यानी रॉ डेटा को एकत्रित करते हैं, डेटा को प्रोसेस करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? अर्थपूर्ण सूचना यानी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे रॉ डेटा है, यहाँ पे उसको प्रोसेस किया गया रॉ डेटा को, और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाया गया, उसी को क्या कहते हैं? ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, पायलट स्टडी। ये ध्यान रखना, पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट स्टडी यह छोटे पैमाने पर किया गया प्रारंभिक अध्ययन है, ठीक, ये ध्यान रखना, यह छोटे पैमाने पर किया गया प्रारंभिक अध्ययन होता है जो किसी बड़े शोध से पहले किया जाता है, ताकि यह देखा जा सके कि योजना, उपकरण या टूल्स, मेथड यानी विधि ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मान लो एक ट्रायल, मतलब यह एक ट्रायल रन है, ठीक। अब एक ट्रायल रन है जिसमें शोधकर्ता अपनी रिसर्च को और बेहतर बना सके। जैसे मान लो 500 लोगों पे क्या करना है? सर्वे करना है, 500 बच्चों पे सर्वे करना है। अब उस 500 बच्चों को सर्वे, मान लो टाइम लगेगा अधिक, तो हम क्या करेंगे? एक छोटे से समूह पे लेके, जैसे सैम्पलिंग के रूप में 30 बच्चों को लेके क्या करते हैं? एक सर्वे कर लेते हैं। तो यही क्या कहलाता है? 30 बच्चों पे किया गया सर्वे ही क्या कहलाता है? पायलट स्टडी कहलाता है। तो ध्यान रखना इसको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है? थीमेटिक क्या होता है? इसमें सिर्फ डेटा की सामग्री पर फोकस किया जाता है, कंटेंट ऑफ द डेटा। ये ध्यान रखना, इसका कीवर्ड क्या है? कंटेंट ऑफ द डेटा। अब डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स मतलब होता है उसके कॉन्टेक्स्ट, कोई बात कोई बोल रहा है तो क्या उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है। भाषा, संवाद और संचार को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में समझना, तो ये ध्यान रखना। अब मान लो एक व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, ये दोनों दोस्त हैं। अब मान लो आप तीसरे व्यक्ति हो, ठीक। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने दोस्त से, दूसरा दोस्त उधार मांग रहा है पैसा। क्या मांग रहा है? पैसा उधार मांग रहा है, ठीक। अब ये पैसा जो उधार मांग रहा है, तो उधार मांगने के पीछे क्या कारण समझो। यह पैसा तो उधार दे देता है, लेकिन इसका दोस्त लौटाता नहीं है। तो आप क्या, आप बाद में गए, ठीक, आप बाद में गए, एकदम नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं। इसके बाद अभी एक समूह, मतलब एक कल्चर का एग्जांपल देंगे। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि पहला व्यक्ति जो है अपने दूसरे दोस्त को पैसा नहीं दे रहा है, तो आप इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? ये बहुत मुसीबत में फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझें कि क्यों नहीं दिया, इसके कॉन्टेक्स्ट में आप समझेंगे, क्योंकि ये बार बार पैसा क्या करता है? नहीं लौटाता है। तो ये इसी को क्या करें, मतलब उसके संदर्भ में समझना। अब किसी कल्चर में गए, अब किसी कल्चर में क्या होता है, मान लो हिंदू मुस्लिम का कल्चर ही देख लो आप। जो हम लोग क्या करते हैं, हिंदू में दाह संस्कार किया जाता है मृत्यु होने पर, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, वो आप उनका उनका दाह संस्कार अलग है मुस्लिम लोगों का, और हमारे हिंदू मतलब लोगों का क्या होता है? दाह संस्कार अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कल्चर के हिसाब से मुस्लिम लोगों का वो सही है, हिंदू के हिसाब से हम लोग का दाह संस्कार सही है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कल्चर टू कल्चर, जब उसके संदर्भ में समझना, मतलब क्या होता है, किसी बात को उसी कल्चर के संदर्भ में समझना, उसी को क्या कहते हैं? डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, 3R। 3R क्या होता है? ये चीज़ ध्यान रखना। पहला आपका रिपीट होता है, दूसरा आपका रेप्लिकेबल होता है, तीसरा आपका रिप्रोडक्ट होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। रिपीट वाले को समझो। रिपीटिबिलिटी, एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही सेटअप में बार बार करने पर वही परिणाम आता है, तो उसी को क्या कहते हैं? रिपीट होता है। रिपीट मतलब क्या होता है? दोहराव, ये ध्यान रखना। तो कोई एक ही व्यक्ति है, ठीक, एक ही सेटअप है, ठीक, अब उसको क्या कर रहा है? बार बार उसको टेस्ट कर रहा है, तो उसके क्या हो जाए? उसके रिजल्ट भी सेम आ रहा है। जैसे टेस्ट रिटेस्ट आ रहा था, समझो उस मतलब रिलायबिलिटी में,
उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेबिलिटी बोल दिया गया। तो ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही सेटअप में क्या क्या बार बार करने पे परिणाम वही आते हैं, तो उसको रिपीट कहते हैं। मतलब यहाँ पे सेम टीम होना चाहिए, मतलब सेम टीम एक ही व्यक्ति सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। रेप्लिकेबल क्या होता है, जब कोई और मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपके दिए गए डेटा का और तरीका का उपयोग करके वही परिणाम पाता है। मतलब दूसरा व्यक्ति मतलब डिफरेंट टीम, सेम एक्सपेरिमेंट, जो आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, कोई दूसरा व्यक्ति आया और सेम आप एक्सपेरिमेंट करता है, आप और क्या होता है, सेम रिजल्ट आता है, तो उसी को क्या कहेंगे, रेप्लिकेबिलिटी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव क्या होता है, जब कोई और व्यक्ति अलग डेटा या अलग परिस्थिति में वही रिसर्च दोहराए तो और समान परिणाम पाए, तो उसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्ट कहते हैं। अब आते हैं रिसर्च पैराडाइम। पैराडाइम को समझना, पैराडाइम का क्या होता है, थॉट प्रोसेस। पैराडाइम का अर्थ क्या होता है, थॉट प्रोसेस। जब एक ही बात पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं तो उसी को पैराडाइम कहते हैं। अब ध्यान रखो, पैराडाइम को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, कुहन ने, ये इंपॉर्टेंट है, कुहन। पैराडाइम क्या होता है, जब एक ही बात पे सभी लोग सहमत हो जाएंगे तो उसी को पैराडाइम कहेंगे। शोध करने का तरीका ही रिसर्च पैराडाइम कहलाता है। यह हमें क्या बताता है, हम दुनिया को कैसे देखेंगे, उसकी रियलिटी को कैसे देखेंगे, नॉलेज को कैसे समझेंगे हम, ठीक, रिसर्च कैसे करेंगे, वो मेथड। अब यहाँ पे ध्यान रखो, पैराडाइम शिफ्ट कैसे होता है, मतलब पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है। पहले के लोग क्या मानते थे, प्राचीन समय में पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो सूर्य लगाता है, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। पहले के लोग क्या मानते थे, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे चक्कर, सूर्य पृथ्वी का यहाँ पे चक्कर होगा, यहाँ पे भी चक्कर होगा। ये ध्यान रखो, पहले के लोग क्या थॉट प्रोसेस रखे थे या एक पैराडाइम रखे थे, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, जो सभी लोग सहमत हो गए थे इस बात पे कि सूर्य ही क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इससे जो सभी लोग सहमत हो गए इसी को क्या कहेंगे, थॉट प्रोसेस यानी रिसर्च पैराडाइम, ये ध्यान रखना। लेकिन आधुनिक समय में क्या हुआ, इस बात को शिफ्ट कर दिया गया किस पे, कि सूर्य जो है मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये ध्यान रखना। तो जो प्राचीन समय में जो थॉट प्रोसेस था, जो आधुनिक समय में थॉट प्रोसेस है, इन दोनों में डिफरेंस हो गया, तो इसी को क्या कहेंगे, पैराडाइम शिफ्ट हो गया आपका, ठीक, ये ध्यान रखना। अब आते हैं रिसर्च पैराडाइम के तत्व। ऑन्टोलॉजी क्या होता है, वास्तविकता असल में कैसी है, मतलब सामाजिक वास्तविकता की हो, व्हाट इज रियलिटी। ऑन्टोलॉजी क्या करता है, वास्तविकता की बात करता है, रियलिटी की बात करता है, ये ध्यान रखना, इसका कीवर्ड रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान, जो ज्ञान है आपका, हमें कैसे जानते हैं, इसका शब्द का प्रयोग कौन किया था, एपिस्टेमोलॉजी, फ्रेडरिक फेरियर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस शब्द को कौन प्रयोग किया था, तो फ्रेडरिक फेरियर। कोई भी ज्ञान है, उस ज्ञान को हम कैसे जानते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। मेथडोलॉजी क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करते हैं, मेथडोलॉजी। अब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये एक एक लाइन का परिभाषा, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम में आते भी नहीं हैं, कुछ कुछ कीवर्ड आते हैं, उसको हम समझा देंगे जब PYQ कराएंगे, तो वहाँ पे हम आपको समझाएंगे। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन सा अप्रोच या दृष्टिकोण फॉलो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मेथड क्या होता है, जो पांचवा टाइप है आपका, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा टूल्स उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। जो छठवां आपका सोर्स है, मतलब स्रोत है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा डेटा एकत्र कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा आपके, ये कौन सा टाइप, पैराडाइम रिसर्च पैराडाइम है, ये टॉपिक खत्म। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू और मतलब मूल्य और नैतिकता पर विचार किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसका कीवर्ड क्या है, एक्सियोलॉजी मतलब मूल्य, मतलब इसका कीवर्ड मूल्य है और नैतिकता है, ये ध्यान रखना। इस कीवर्ड पे ही फोकस करना आप लोग। शोध में शोधकर्ता के मूल्य, पक्षपात और नैतिक जिम्मेदारी क्या भूमिका निभाते हैं। वैल्यू का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एक्सियोलॉजी कहलाता है। एस्थेटिक क्या होता है, इसमें इसका कीवर्ड ध्यान रखो, ब्यूटी मतलब आर्ट्स और टेस्ट मतलब सौंदर्य, कला और स्वाद का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एस्थेटिक, कि क्या चीज़ सुंदर लगती है, कला को कैसे अनुभव किया जाए, सौंदर्य का अनुभव कैसा है, इन सब पर विचार ही क्या कहलाता है, एस्थेटिक कहलाता है। थियोलॉजी क्या होता है, थियो मतलब क्या होता है, गॉड,
तो जो गॉड होता है, जब भगवान का अध्ययन मतलब भगवान, धर्म या आस्था का अध्ययन करना, उसी को क्या कहते हैं? थियोलॉजी कहेंगे। अर्थात ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसका अस्तित्व कैसा है, धर्म व आस्था का जीवन में क्या महत्व है, इन सब पर विचार करना ही क्या कहलाता है? थियोलॉजी कहलाता है। मेटाफिजिक्स क्या होता है? अब ध्यान रखो, मेटाफिजिक्स मतलब तत्व मीमांसा। यह दर्शन की वह शाखा, मतलब दर्शन शास्त्र की, फिलॉसफी की वह शाखा है जो वास्तविकता या अस्तित्व या ब्रह्मांड की प्रकृति का अध्ययन करती है, उसी को क्या कहेंगे? मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रह्मांड अमूर्त धारणाओं से संबंधित होता है। वास्तविकता, अस्तित्व या ब्रह्मांड का प्रकृति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मेटाफिजिक्स कहलाता है, यानी तत्व मीमांसा। रैशनलिज्म यानी तर्कवाद, तर्क व कारण के द्वारा जो आप तर्क और जो भी आप आर्गुमेंट करते हो दो लोगों के बीच में, जो ज्ञान मिलेगा उसी को क्या कहेंगे? रैशनलिज्म कहेंगे। एम्पिरिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। एम्पिरिसिज्म क्या होता है? जो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, आप जो बचपन से लेके मतलब अभी तक जो भी एज हुआ है आपका, तो उसको एक्सपीरियंस कहेंगे। एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी ज्ञान आपको प्राप्त है, तो उसी को क्या कहेंगे? एम्पिरिसिज्म। ज्ञान का जो स्रोत है आपको एक्सपीरियंस और सेंसेस के माध्यम से होता है, तो उसी को क्या कहेंगे? एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख रहा है आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन मतलब तीन चीज़ें, त्रिभुज बन रहा है ना, ट्रायंगुलेशन, ये है ट्रायंगुलेशन। जब शोध में एक से ज़्यादा तरीके या स्रोत या दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं, मान लो कोई शोध आप कर रहे हो, तो उसमें एक से ज़्यादा तरीके का उपयोग कर रहे हो, ताकि परिणाम और भी क्या हो? विश्वसनीय हो और सटीक बने, तो उसी को क्या कहेंगे? ट्रायंगुलेशन। जब एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से क्या करते हैं? देखकर सही निष्कर्ष निकालना ही क्या कहलाता है? ट्रायंगुलेशन, यानी त्रिकोणीकरण। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी कभी पूछ देता है। अब ट्रायंगुलेशन के टाइप देखो, ट्रायंगुलेशन के जो प्रकार हैं आप ध्यान रखो। पहला डेटा ट्रायंगुलेशन, दूसरा आपका इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, तीसरा आपका थ्योरी ट्रायंगुलेशन, चौथा आपका कौन सा? मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। जो पहला ट्रायंगुलेशन है, डेटा अलग अलग डेटा स्रोत लेना, मतलब अलग अलग डेटा स्रोत है। इन्वेस्टिगेटर जो ट्रायंगुलेशन है, अलग अलग शोधकर्ता एक ही डेटा का क्या करें? विश्लेषण करते हैं। ये ध्यान रखना, जब अलग अलग शोधकर्ता क्या करते हैं? एक ही डेटा का विश्लेषण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन। थ्योरी ट्रायंगुलेशन क्या होता है? एक ही डेटा को अलग अलग सिद्धांतों समझेंगे, तो उसी को थ्योरी क्या कहेंगे? ट्रायंगुलेशन कहेंगे। अब आते हैं अपने चौथे टाइप पे, मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। इसमें क्या होता है? मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, क्या होता है? पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक मतलब होता है कि पैरामीटर, कोई पैरामीटर सेट है, तो जब हम किसी टेस्ट पे लिमिटेशन लगा देते हैं, तो उसी को पैरामीट्रिक कहते हैं। और जब किसी टेस्ट पे लिमिटेशन नहीं लगता, तो उसी को नॉन पैरामीट्रिक कहते हैं। पैरामीट्रिक मतलब एक पैरामीटर यानी एक दायरा है, तो ये डिफाइन लिमिट है। जो नॉन पैरामीट्रिक है, कोई लिमिट नहीं है, इस पर कोई डिफाइन ही नहीं है। जब टेस्ट पे लिमिटेशन लगाते हैं, तो उसी को पैरामीट्रिक कहते हैं। जब टेस्ट पे लिमिटेशन नहीं लगाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? नॉन पैरामीट्रिक। जो पैरामीट्रिक होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये क्या होता है? नॉन पैरामीट्रिक आर्बिट्री होता है, मन मर्जी। जो हम आपको क्या कहते हैं? NOIR, मेजरमेंट ऑफ स्केल पढ़ाए थे, तो ये जो NO होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये क्या होता है? नॉन पैरामीट्रिक, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल डेटा नहीं यूज होता है। लेकिन इंटरवल और रेशियो जो होता है, यहाँ पे मैथमेटिकल डेटा यूज होता है, तो ये क्या होता है? पैरामेट्रिक होते हैं, पैरामेट्रिक। ये ध्यान रखना, ये नॉन पैरामेट्रिक है, NO। नॉन में ये NO है, तो उसी से आप याद रखना, NO आपका नॉन पैरामेट्रिक है, IR आपका पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक में जो पॉपुलेशन होता है उसको कंप्लीटली हम जानते हैं, कंप्लीटली नो। जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है नॉन पैरामेट्रिक वो अनअवेलेबल है, मतलब अनअवेलेबल है। जो पैरामेट्रिक हो उसमें पियर्सन यानी कोरिलेशन यूज होता है। जो स्पीयरमैन है वो रैंक कोरिलेशन से संबंधित है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, थीसिस और डिसर्टेशन। थीसिस क्या होता है और डिसर्टेशन क्या होता है? थीसिस मतलब होता है कंप्लीट रिसर्च किया जाता है किसी एक टॉपिक पे, ठीक। जो डिसर्टेशन है वो स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च किया जाता है, ठीक। ये ध्यान रखना आप लोग, कंप्लीट रिसर्च और वो क्या होता है? स्पेसिफिक रिसर्च। इंडिया में थीसिस क्या होता है? एंड ऑफ PhD, जब आप PhD खत्म करते हो तो उस क्या होता है? थीसिस होता है। लेकिन जब आप MA खत्म करते हो, उसमें जब कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई रिसर्च करते हो,
तो उसी को डिसर्टेशन कहते हैं। तो ये एमए पे किया जाता है या एमफिल पे किया जाता है, लेकिन थीसिस आप पीएचडी के मतलब लास्ट में करते हो। पीएचडी कंप्लीट उसी में थीसिस लिखा जाता है। लेकिन यूके में ठीक इसका अपोजिट है, थीसिस आपका एमए या एमफिल में किया जाता है और डिसर्टेशन ये पीएचडी में किया जाता है, क्योंकि इंडिया में डिसर्टेशन एमए पे किया जाता था और जो थीसिस है वो पीएचडी में किया जाता था इंडिया में। लेकिन इसका ठीक अपोजिट यूके में, मतलब यूके में होता है। ये ध्यान रखना, जो थीसिस होता है वो 100 पेज से ऊपर होना चाहिए, जो आपका डिसर्टेशन होता है वो 100 पेज से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने एमएलए और एपीए स्टाइल पे। एमएलए जो स्टाइल है उसको फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में ये इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एपीए स्टाइल जो होता है, इसका एपीए का फुल फॉर्म अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है। इसमें क्या होता है? बिहेवियरल और सोशल साइंस में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, साइटेशन। साइटेशन क्या होता है? किसी शोध में जब हम किसी और लेखक के विचार, तथ्य या जानकारी का उपयोग करते हैं, तथ्य जानकारी का उपयोग करते हैं और उसके स्रोत का जिक्र करते हैं, तो उसी को साइटेशन कहते हैं। जैसे मान लो आप कोई असाइनमेंट में किसी किताब से कोई लाइन लिखते हो, तो आपको यह बताना होगा कि यह लाइन किस लेखक ने और किस साल और किस किताब में लिखी थी। किस लेखक ने किस साल और किस किताब में लिखी थी, तो उसी को क्या कहेंगे? साइटेशन कहते हैं। मान लो साइटेशन दो चीज़ों से तरह दिया जाता है, एक एमएलए स्टाइल में, एक एपीए स्टाइल में। एमएलए स्टाइल में क्या होता है कि लास्ट नेम ऑफ ऑर्थर, फर्स्ट नेम ऑफ ऑर्थर। यहाँ पे एपीए में भी क्या होता है? लास्ट नेम ऑफ ऑर्थर, फर्स्ट नेम ऑफ ऑर्थर। लेकिन जो एपीए में होता है, फर्स्ट इनिशियल जो नेम होता है उसके फर्स्ट लेटर लिखा जाता है, मतलब पहला अक्षर लिखा जाता है। जैसे मान लो एक उदाहरण है रमेश शर्मा, तो लास्ट नेम मतलब टाइटल पहले लिखा जाता है शर्मा, फिर उसका पहला नेम इनिशियल उसको कहते हैं, जो रमेश लिखा है तो रमेश यहाँ पे लिख दिए, तो शर्मा रमेश बोलेंगे, इसको एमएलए स्टाइल में। लेकिन अगर एपीए स्टाइल में इसको लिखना है तो क्या करेंगे? रमेश शर्मा एक उदाहरण ले लिए, तो शर्मा लास्ट नेम लिख दिए, मतलब टाइटल लिख दिए। जो पहला लेटर है रमेश का, जो पहला लेटर है मतलब फर्स्ट मतलब ऑर्थर है, फर्स्ट नेम ऑफ ऑर्थर, फर्स्ट नेम ऑफ ऑर्थर, तो उसका जो पहला लेटर है रमेश का, जो पहला लेटर आ रहा है तो उसको लिखेंगे। यह क्या कहता है? एपीए स्टाइल कहलाता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल से। यहाँ पे हम आपको जो पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे उसका सीक्वेंस हम समझा देंगे वहाँ पे, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने किस पे? रेफरेंस पे। रेफरेंस क्या होता है? इसका मतलब किसी शोध, लेख, किताब, ठीक, या वेबसाइट का पूरा विवरण देना, जिसे आपने अपने काम में या शोध में क्या किया? उपयोग किया, तो उसी को क्या कहेंगे? रेफरेंस कहते हैं। इस रेफरेंस मतलब क्या होता है? एक बार और समझो। इसका मतलब किसी शोध, लेख, किताब या वेबसाइट का पूरा विवरण जिसे आपने अपने काम में या शोध में उपयोग किया है, उसी को क्या कहेंगे? रेफरेंस कहेंगे। एक बार और देख लेते हैं हम अपने टॉपिक को, ये ध्यान रखना। हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए? रिसर्च डिजाइन पहला टॉपिक पढ़े हम लोग। यहाँ पे रिसर्च डिजाइन, ये ध्यान रखना। रिसर्च डिजाइन मतलब ब्लूप्रिंट होता है, क्वेश्चन और मतलब शेड्यूल, अनुसूची में शोधकर्ता स्वयं भरता है, क्वेश्चन में मतलब सूचनादाता स्वयं भरता है प्रश्नों की सूची को, ठीक, ये ध्यान रखना। और क्या होता है? अवलोकन में सिर्फ आपको देखना है, जो आंखों से देख रहे हैं उसी पे विश्वास करो। इंटरव्यू में क्या होता है? दो लोगों के बीच बातचीत होता है, दो लोगों के बीच बातचीत, उसके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? इंटरव्यू, ठीक। केस स्टडी में क्या कहते हैं? किसी एक व्यक्ति का गहन अध्ययन, मतलब किसी एक घटना का गहन अध्ययन और विस्तृत अध्ययन होता है, ठीक। ऑपरेशनलाइजेशन क्या होता है? कच्चे डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करना। पायलट स्टडी छोटे से चीज़ों के लिए पहले मतलब टेस्ट करना, तो उसी को पायलट स्टडी कहते हैं। थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है? मतलब कंटेंट पे फोकस किया जाता है, और जो डिस्कोर्स होता है वो किस पे? कॉन्टेक्स्ट पे फोकस किया जाता है, मतलब संदर्भ पे। 3R क्या होता है? मतलब पहला जो पहला आर होता है रिपीटेबिली, और दूसरा आर रेप्लिकेबिलिटी, तीसरा आपका रिप्रोडक्टिबिली। अब ध्यान रखो, जो आपका रिसर्च पैराडाइम है, मतलब किसी एक बात पे सभी लोग सहमत हैं, उसी को पैराडाइम कहते हैं। जैसे पहले क्या था, यहाँ पे एग्जांपल दिए थे, जो सूर्य है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पहले यही चीज़ था तो उसी को पैराडाइम कहेंगे। लेकिन बाद में जब यही थॉट प्रोसेस चेंज होगा तो उसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। इस शब्द का किसने प्रयोग किया था? वो कुहन। ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब आते हैं अपने
नेक्स्ट टॉपिक जो था ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में क्या था कि जब एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से उसको वेरीफाई करते हैं तो उसी को ट्रायंगुलेशन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। जो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक अभी जस्ट आपको बताया गया है कि पैरामेट्रिक क्या होता है, लिमिटेशन लगा दिया जाता है टेस्ट पर। नॉन पैरामेट्रिक लिमिटेशन नहीं लगाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। थीसिस और डिसर्टेशन आप पढ़ लिए, MLA APA पढ़ लिए, साइटेशन और ये क्या होता है, रेफरेंस, ये ध्यान रखना। अब जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है वो यानी शोध अभिक्षमता यूनिट सेकंड आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।